नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक केटीआर ने आज उन डॉक्टरों के साथ एकजुटता व्यक्त की जो कोलकाता के एक अस्पताल में बलात्कार और हत्या के शिकार ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। केटीआर ने एक्स पर लिखा है कि कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान अस्पताल परिसर में 31 साल की डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या चौंकाने वाली है। मेरी संवेदनाएं पीड़िता के माता पिता, परिवार और दोस्तों के साथ हैं। किसी को भी ये सहन नहीं करना चाहिए और ऐसी क्रूरता का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि मुझे विश्वास है कि वहां की ममता सरकार इसमें शामिल अपराधी को पकड़ने के लिए सब कुछ कर रही है और न्याय देगी। मेरी एकजुटता प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ है। अगर डॉक्टर अस्पतालों में सुरक्षित नहीं रह सकते तो क्या हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित रह पाएंगी। बीते 2 दिनों की भीषण गर्मी के बाद हैदराबाद के निवासियों को आखिरकार कुछ राहत मिली है, क्योंकि आज सुबह शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक सुबह 8 बजे तक उस्मानिया विश्वविद्यालय में 8.9 सेमी बारिश दर्ज की गई। इसके बाद मुशीराबाद में 8.7, फलकनुमा में 5 सेमी बारिश दर्ज की गई। कई क्षेत्रों के निवासी आज सुबह जब जागे तो उन्हें सड़कें भीगी और उनमें पानी भरा हुआ मिला। इस बीच ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की प्रवर्तन, सतर्कता और आपदा प्रबंधन शाखा ने पूरे दिन ज्यादा बारिश की संभावना के बारे में नागरिकों को सचेत किया और उनसे सावधानी बरतने का आग्रह किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि बीआरएस नेता दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और उसे लागू करने से संबंधित साजिशकर्ताओं में से एक हैं। बीआरएस नेता के कविता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं आपको बता दें कि कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में बीआरएस नेता की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि बीआरएस नेता दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और उसे लागू करने से संबंधित आपराधिक साजिश में प्रथम दृष्टया मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और करीमनगर लोकसभा सांसद बंडी संजय कुमार ने आज कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा है कि गांधी चीन की भाषा बोल रहे हैं। बंडी संजय बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भाग जाने के बाद संकट का जिक्र कर रहे थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा करीमनगर जिले में हर घर तिरंगा यात्रा में भाग लेते हुए बंडी संजय कुमार ने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतने सालों से अनुच्छेद 370 को हटाना नहीं चाहती थी। बंडी संजय ने आगे कांग्रेस पर भारत की संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर के आदर्शों को विकृत करने का आरोप लगाया और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को दोषी ठहराया। तेलंगाना में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ से सिल्ला के कोनम प्रणय कुमार नाम के एक यूट्यूबर ने एक वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में वो मोर की करी बनाने का तरीका बता रहा है। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ये कुछ ही देर में वायरल हो गया। इसके बाद ये मामला पुलिस तक पहुँच गया। पुलिस यूट्यूबर को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। वन जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत यूट्यूबर प्रणय कुमार पर मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि ये वीडियो पशु क्रूरता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा इसमें एक संरक्षित प्रजाति की हत्या भी शामिल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करी को जब्त कर लिया है। करी को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है। अगर दावे सही साबित होते हैं तो यूट्यूबर को गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि भारत में मोर को रखना या पकड़ना अवैध माना जाता है। इस कानून का उल्लंघन पर सख्त जुर्माना लगाया जा सकता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सेबी के अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर खुद संज्ञान लेगा। इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के नेता अब खुलेआम भारतीय शेयर बाजार की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में भरोसा कम करने का ये जबरदस्त प्रयास राहुल गांधी के असली इरादे को उजागर करता है। अमित ने एक्स पर पोस्ट में राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सब तब हो रहा है जब हिंडनबर्ग द्वारा अडानी के बारे में किया गया तथाकथित पर्दाफाश बेकार साबित हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि मूल्य हेरफेर के आरोपों के संबंध में कोई नियामक विफलता नहीं थी।
शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर मातोश्री के बाहर हुए प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के रास्ते मातोश्री के बाहर इस बोर्ड के मामले में जो आंदोलन हुआ है वो भी ऐसे ही लोग थे, किसी ने पैसा और सुपारी देकर भेजा गया था। अब तक ये बिल जेपीसी के पास चर्चा में नहीं आया है। जेपीसी में हमारे भी मेंबर हैं, अब तक चर्चा हुई नहीं है, तो किसी की राय की क्या बात है। मातोश्री के बाहर एक हंगामा खड़ा कर देना ये गलत है। कुछ 10-12 लोग आए, इसमें से आधे तो क्रिमिनल थे। संजय राउत ने कहा है कि जो लोग हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे वो सब मुख्यमंत्री के लोग थे, वर्षा निवास में रहते हैं, उनके लोगों के साथ घूमते हैं, सभी के नाम और सभी का रिकॉर्ड मौजूद है। ये लोग मुख्यमंत्री के पास खड़े रहते हैं। अकबर सैयद और सलमान शेख मुख्यमंत्री के साथी हैं। कर्नाटक में तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच बढ़ते वाकयुद्ध से राजनीतिक माहौल खराब हो गया है। जो बहस एक समय जोशपूर्ण थी वो अब एक वचन संबोधन और अश्लील भाषा के सार्वजनिक प्रदर्शन में बदल गई है। राजनेता मंच पर और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं। इससे कन्नड़ कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं में चिंता पैदा हो गई है, जो अब राजनीति में मर्यादा बहाल करने और शालीनता को बढ़ावा देने के लिए कन्नड़ विकास प्राधिकरण के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और केंद्रीय भारी उद्यान और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी के बीच हालिया राजनीतिक खींचतान और मौखिक विवाद सार्वजनिक चर्चा में खुदी मर्यादा का परिणाम है। गौड़ा ने राजनीतिक नेताओं को जनता विशेषकर युवाओं के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो उनकी ओर देखते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि केडीए विधायकों के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर सकता है, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि वो सार्वजनिक बातचीत में शिष्टाचार बनाए रखने के महत्व को समझते हैं। तमिलनाडु के मंत्री गीता जीवन ने उदयनिधि स्टालिन को भावी उप मुख्यमंत्री बताया, जिससे उनके आसन उत्थान के बारे में अटकलें तेज हो गई। पार्टी के भीतर बढ़ती प्रत्याशा के बीच ये दूसरी बार है जब किसी डीएमके नेता ने सार्वजनिक रूप से उदयनिधि की संभावित नई भूमिका का उल्लेख किया है। तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में एक कार्यक्रम में बोलते हुए डीएमके समाज कल्याण और महिला अधिकारिता मंत्री गीता जीवन ने उदयनिधि स्टालिन को भावी उप मुख्यमंत्री बताया। ये दूसरी बार है जब किसी डीएमके नेता ने खुले तौर पर उदयनिधि को डिप्टी सीएम बताया है। पार्टी के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक राज्य के खेल मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नत करने पर काम चल रहा है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे नहीं इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।